नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। रुक करते हैं हरियाणा की 10 बड़ी खबरों का। बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने गुरुग्राम में हल्ला बोला। आप कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के खिलाफ आवाज बुलंद की। आपको बता दें कि गुरुग्राम के सोहना रोड हरीश बेकरी के सामने बेरोजगारी को लेकर सरकार को घेरा और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रदेश सरकार के सारे दावे फेल नजर आए। उन्होंने कहा कि सरकार का रोजगार विज्ञापन तक ही सीमित है। धरातल पर भाजपा के सारे दावे फेल हैं। अब आपको दिख रहा है इकोनॉमी खुल चुकी है, लॉकडाउन खुल चुका है, लेकिन युवाओं के पास नौकरियां नहीं है और अब क्राइम भाजपा सरकार रोजगार दो, जुमला नहीं जवाब दो। अब क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आप देख रहे हैं आए दिन कहीं ना कहीं शूटिंग की आवाज आ रही है, कहीं पता चल रहा है पुलिस स्टेशन के अंदर जाके गोली मारी जा रही है। युवाओं के पास जब रोजगार नहीं होगा तो वो क्राइम की तरफ बढ़ेंगे। हम रिक्वेस्ट करेंगे खट्टर सरकार के, पिछले 6 साल में उन्होंने कितने नए या रोजगार के ऑप्शन बनाए हैं वो उसका जरा जवाब दें। बताएं कि मोदी सरकार ने जो कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो 2 करोड़ रोजगार कम करते चले गए हैं। हमारे युवाओं का जो अनएम्प्लॉयमेंट स्केल है 4% से लेकर अब 10.9% हो चुका है। तो सरकार जो है रेल भी बेचना चाह रही है, BSNL को बंद करने की कोशिश कर रही है, हर चीज़ को प्राइवेटाइज कर रही है। युवाओं की नौकरियां खत्म होती जा रही हैं। मेरा तो सरकार ही यही अनुरोध है, जैसे मोदी साहब ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो जुमला साबित हुआ। रुस्तम, भाजपा की करनी और कतरी में जमीन आसमान फर्क है। इन्होंने सिर्फ कुछ नहीं करना, इन्होंने पैसे लूटने हैं। अपने यार दोस्त हैं इनके अंबानी अडानी, उनको पैसे भरने तिजोरी, और पैसे सिर्फ ये अपने ऑफिस बनाने काम आते हैं या MLA MP खरीदने काम आते हैं। इनको जनता से कोई लेने देने नहीं है और जनता का सिर्फ ये हिंदू मुसलमान करके वोट लेते हैं, बाकी सेवा करने का कोई अधिकार नहीं है इनका। और हम तो कहते हैं जो आदमी रोजगार ना दे सके वो अपनी गद्दी छोड़ दे। मैं तो यही कहना चाहता हूं, जो भाजपा सरकार है ये दंगेबाज करवाती है, सिर्फ दंगे करवाती है। बाकी रोजगार के नाम पर अगर युवा रोजगार मांगता है तो भाजपा सरकार उनको लाठी डंडों से वो पिटवाने का काम करती है और फर्जी केस दर्ज करवाती है। भाजपा सरकार जो है, अब ये बताओ हरियाणा सरकार में ले लेता हूँ मैं, इतने पद खाली है, क्यों नहीं रोजगार दिया जाता युवाओं को? तो इसे भ्रष्ट सरकार आज तक नहीं देखा। और एक जो प्रधानमंत्री है जो, इसको तो रोजगार के नाम पे अगर सवाल करो तो ये तो सीधा FIR कराता है। तो बड़े शर्म की बात है कि एक मतलब प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं हम लोग, किस लिए बनाते हैं कि युवाओं को रोजगार मिले, देश को अच्छा एक शिक्षा स्वास्थ्य मिले, लेकिन इसका कोई कुछ काम नहीं कराना। भाजपा सरकार को सिर्फ दंगा करवाना है, चुनाव के टाइम पे हिंदू मुस्लिम में बांटना है, कोई काम नहीं भाजपा सरकार का। युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, हमारा मेन मोटो यही है मैडम। और जिस समय BJP सरकार सत्ता में आई थी उस टाइम रोड पे कपड़े उतार के नंग प्रदर्शन किया है, सिलेंडर लेके बैठे हैं। आज की डेट में पेट्रोल के दाम 100 रुपये और डीजल के 90 रुपये हो रहे हैं। आम आदमी किसान भी उससे प्रभावित है और एक आम आदमी कोई भी नौकरी पेशे वाला हर तबका इस चीज़ से परेशान है। देखिए, इस देश का युवा बेरोजगारी दर पहले ही ज़्यादा थी, लेकिन अब बेरोजगारी दर है वो चरम सीमा पर पहुंच गई है। हर घर में जो है ना बेरोजगार युवाओं का जमावड़ा है, परेशान है। इस समय लोगों का जो है ना रोजी रोटी का जरिया बिल्कुल ख़त्म कर चुकी है सरकार। देखिए, लोगों को क्या चाहिए? युवाओं को रोजगार चाहिए, बच्चों को शिक्षा चाहिए और लोगों को स्वास्थ्य की सेवाएं चाहिए। लेकिन जब ना तो रोजगार है, ना बच्चों के लिए शिक्षा है और ना स्वास्थ्य क्षेत्र में ये सरकार खरी उतर पाई है। ये झूठी जुमलों की सरकार है। इसके सारे जुमले हरियाणा क्या पूरे देश की जनता ने देख लिए। और युवाओं का तो आज खास तौर पर इस सरकार के विरोध में खड़े होना बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि आज युवा जो है वो अपने काम की तलाश में घर से निकलता है, लेकिन काम कहीं पे है नहीं। उद्योग धंधे सब इन्होंने व्यापारिक प्रतिष्ठान, रेडी पटरी वाले, ऑटो रिक्शा वाले, रिक्शा, रेडी पटरी, सबको जो है ना सभी वर्गों को इस सरकार ने दमन करने का कार्य किया है, उनको कुचलने का कार्य किया है। आज लोगों में बड़ी भारी जो दिक्कत एक है वो रोजी रोटी के लिए ये सरकार सिर्फ वो अनाज के दाने सिर्फ कुछ लोगों को दे करके अपनी वाहवाहियाँ लूटना चाह रही है। हर प्रकार से लोग कमाना चाहते हैं, लेकिन उनके काम धंधे व्यवसाय सब खत्म कर दिए। बिजली के रेट हैं वो महंगे कर रहे हैं ये सरकार, और इस सरकार ने स्कूल सब बंद कर दिए, लेकिन फीसें जारी हैं। सबसे पहले तो मैं बेरोजगार भाइयों को राम राम करती हूँ।
हमारे जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक डिजिटल इंडिया बनाने की बात की थी, उसमें उन्होंने क्या किया, सब कुछ डिजिटल करके क्या मतलब लोगों की नौकरियां भी ख़त्म कर दी हैं। एक उन्होंने और एक मुहिम चलाई थी जिसमें उन्होंने बेरोज़गार लोगों को साल में 12 लाख लोगों को रोज़गार देने की बात की थी। उसमें से उन्होंने क्या किया, 12,000 लोगों को भी रोज़गार नहीं दे पाए वो लोग। तो ये सब हमारे मोदी जी के लिए तो बिल्कुल ही मतलब शर्मनाक हरकत है कि मतलब जैसे कि एक बीमार आदमी को अगर वो बीमार हो जाता तो उसको दवाई चाहिए तो क्या वो डॉक्टर के पास जाए और वो कह दे कि नहीं दवाई अपने आप से ढूंढो। तो अभी मोदी जी ने वही कहा है कि रोज़गार देना हमारा काम नहीं है, रोज़गार अपने आप से ढूंढो। रोज़गार अगर वो नहीं देंगे तो हम पढ़े लिखे लोग जाएंगे कहाँ पे। जितने भी लोग हैं हमारे देश के जो आजकल IIT और ये सब कर रहे हैं, बड़े कॉलेजेस हैं, वहाँ प्लेसमेंट है, वो लोग अगर प्लेसमेंट दे सकते हैं, जितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो प्लेसमेंट दे रहे हैं, तो मोदी जी क्यों नहीं जॉब दे सकते हैं बच्चों को। और युवाओं ने अब हालात ये है कि वो पढ़ने की इच्छा ही ख़त्म हो गई है कि हम पढ़ के करेंगे क्या, जब हमने कमाना ही अपने आप से, कमाना ही रेडी लगा के है, तो हम लोग किस लिए अपने पेरेंट्स का पैसा भी बर्बाद करें, किस लिए फीस भरें। गुरुग्राम जलभराव और जाम से निपटने के लिए 16 अधिकारी तैनात किए गए। मानसून में जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए गुरुग्राम में वरिष्ठ अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई है। आपको बता दें कि उपायुक्त ने 113 क्रिटिकल स्थानों पर प्रबंधन के लिए 16 उच्च अधिकारी तैनात किए हैं। वहीं GMDA, नगर निगम व पुलिस कर्मियों की टीम सहित अन्य कर्मचारी तैनात रहेंगे। देखिए आकाश खुराना की रिपोर्ट। गुरुग्राम में हर बारिश के बाद जलभराव और जलभराव के बाद महाजाम जैसे हालात पैदा हो जाते हैं, लेकिन इस बार गुरुग्राम डूबे ना और शहर की रफ्तार थमे ना, इसी को लेकर अधिकारियों ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। गुरुग्राम में 100 से ज़्यादा जलभराव वाली जगहों को चिन्हित किया गया है। 2 दर्जन से ज़्यादा अधिकारियों की तैनाती की गई है ताकि शहर की रफ्तार थमे ना। बहरहाल इन तैयारियों से शहरवासियों को कितनी राहत मिलेगी या इस बार भी मॉनसून का पानी अधिकारियों की तैयारियों को बहा देगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। गुरुग्राम से वी न्यूज़ के लिए आकाश खुराना। एक तरफ शहर को स्मार्ट सिटी बनाने का प्रयास किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ शहर के कई सेक्टर्स में मूलभूत सुविधाओं से लोग वंचित हैं। सेक्टर 46 में करोड़ों रुपए देने के बाद भी सेक्टर के अंदर तमाम समस्याएं व्याप्त हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 46 को एक हाई प्रोफाइल सेक्टर के तौर पर देखा जाता है, लेकिन इस सेक्टर में कई बड़ी समस्याएं उत्पन्न होने लगी हैं। प्रॉपर्टी टैक्स के साथ साथ HSVP को भी बड़ी मात्रा में मेंटेनेंस दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद इस सेक्टर के अंदर टूटी सड़कें और जगह जगह फीवर की समस्या व्याप्त है। सेक्टर में करीब 1200 खाली प्लॉट पड़े हैं, जिनमें लगभग 150 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी टैक्स और EDC के नाम पर साल में प्रशासन के खजाने में जमा होते हैं। हम जो है ना 2-3 तरह से लुट रहे हैं। एक तो HSVP ले रहे हैं हमसे अपना एक्सटेंशन फीस, लोन एक्सटेंशन फीस को बोलते हैं हम, और लाखों रुपए जो है प्लॉट होल्डर्स जा रहे हैं। उसके बाद जो है अपना MCG जो हमसे चार्ज ले रहा है प्रॉपर्टी टैक्स, और दोनों की मूलभूत सुविधाएं जो है ना बिल्कुल जीरो है। अगर हम देखते हैं जो वैकेंट प्लॉट पड़े हुए हैं उसका मेंटेनेंस करने का काम जो है इसका HSVP का है, HSVP ने दे रखा है MCG को। दोनों में से कोई अपनी जिम्मेदारी समझता नहीं है। आप देख रहे गंद पड़ी हुई है, पूरे सेक्टर भरे हुए हैं, जंगली ग्रास उगी हुई है, 10-12 फीट उगी हुई है, ठीक है। और दूसरा रोडों की हालत आप देख रहे हैं, रोड सारे टूटे हुए हैं, क्योंकि जल निकासी का कहीं साधन है ही नहीं। कोई प्रॉपर काम नहीं होता टाइम पे कि भाई आपके जो है स्टॉर्म वाटर की जो क्लीनिंग हो जाए, होता ही नहीं है। आप पेड़ों को देखेंगे, ट्रिमिंग का काम कभी होता ही नहीं, सारे पेड़ नीचे झुके हुए हैं। तो बुरा हाल है, मतलब सुविधाओं के नाम पे गुड़गांव 46 का पूरा गुड़गांव का बुरा हाल बिल्कुल 100% के करीब है ये आपका, कि 100+ करोड़ के आसपास जो है, क्योंकि हमारे यहाँ प्लॉट काफ़ी खाली पड़े हुए हैं। लगभग आपका 1200-1500 करीब प्लॉट खाली पड़े हुए हैं, और इनमें जो है ना साइज़ बड़े हैं। तो अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो करोड़ों रुपए इसमें जो है ना गवर्नमेंट हमसे ले रही है। ये आप एक चीज़ देखिए, बड़ी अजीब विडम्बना है कि अगर आप कोई इलीगल, मतलब अगर कोई आप मैप पास करा के कनेक्शन लेना चाहें और टाइम लगता है ना, तो आप वो नहीं जोड़ सकते। और आज की पोजीशन ये है कि आप करोड़ों रुपए की ज़मीन लैंड के ऊपर कब्जा किया हुआ है। और HSVP को कंटिन्यू कंप्लेंट कर चुके हैं, CM को कंप्लेंट कर चुके हैं, और MCG को कर चुके हैं। आते हैं थोड़ा सा उसको तोड़ेंगे, चले जाएंगे। तो ये सब जो है, जो हालत लग रही है, उसे लग रहा है कि शायद मिलजुल के काम हो रहा है। कुछ पॉलिटिकल जो है पॉलिटिकल लोग भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस गंद को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे सारा जो है ना गोबर पड़ा हुआ है, ये बारिश के मौसम में सारा रोड पे आ जाता है। बड़ा पार्क है, मार्केट है यहाँ पे, तो बहुत बुरी हालत कर रखी है। समाधान तब निकलेगा जब कोई RW को बीच में इन्वॉल्व करे।
हम एमसीडी जाते हैं, कंप्लेंट्स देते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर दिए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर आता है, सेक्टर में काम करता है, आरडब्ल्यू से कोई कंसर्न नहीं लिया जाता, लोकल पब्लिक से पूछा नहीं जाता, वो अपनी मर्ज़ी से आते हैं, खड्डे करते हैं, मर्ज़ी से आते हैं, 4 दिन बाद फिर काम करते हैं। और उसके बाद में जब तक आप लोकल आदमी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे किसी भी टेंडर में, तब तक सेक्टर में कोई भला नहीं हो सकता। एक दूसरी बात यह है कि उस कॉन्ट्रैक्टर की एक होता है क्वालिटी सर्टिफिकेट काम का, वो जब तक आप लोकल रेजिडेंट से या लोकल आरडब्ल्यू इलेक्टेड से नहीं देंगे, उसके बगैर अगर एमसीडी के ऑफिसर टेंडर को भेजते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को भेजते हैं, आके वो आरडब्ल्यू से कंसल्ट करें कि ये टेंडर है, इस तरीके से काम होना है, तो कौन सुपरवाइज़ करेगा? वो सुपरवाइज़ करते नहीं, कॉन्ट्रैक्टर की मर्ज़ी है, वो काम को आज ख़त्म करता है, 4 दिन में ख़त्म करे, खड्डा करके चला जाए, कौन झेलता है? रेजिडेंट झेलते हैं लोकल, परेशानी किसको है? लोकल रेजिडेंट। उसके बाद में जब बारिश आ जाएगी, पानी इकट्ठा हो जाएगा, वो भी लोकल रेजिडेंट झेलेगा, बिल पास हो जाएगा, एमसीडी वहीं से बिल पास कर देगी बिना उसकी क्वालिटी रिपोर्ट लिए, बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट लोकल रेजिडेंट से लिए हुए। तो लोकल रेजिडेंट आप कहीं से इन्वॉल्व करेंगे? नहीं करेंगे तो ऐसे ही होगा। आप काम करिए, पैसा खर्च करिए, उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। ये सब डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्टर जो आपने एमसीडी ने अपॉइंट किया वो क्या काम कर रहा है, किस क्वालिटी का कर रहा है, कोई नहीं चेक करता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है जब तक कि आप लोकल रेजिडेंट को, लोकल अथॉरिटीज़ को, लोकल आरडब्ल्यू को इन बीच में इन्वॉल्व नहीं करेंगे किसी भी टेंडर की, अगर ऊपर ही ऊपर उसको काम दे देंगे और चेक करने कोई नहीं आएगा, हमारी कंप्लेंट के बावजूद कोई नहीं आता है, हम एमसीडी जाते हैं कंप्लेंट दे करके, हर काम की कंप्लेंट के जाते हैं, तब भी हमारे साथ कोई बैठ के मीटिंग करने को तैयार नहीं होता, कोई मिलता नहीं है, तो काम क्या होगा? ऐसा ही होगा काम। जैसे आपने देख लिया कूड़े के ढेर, ठेकेदार का काम, अभी आज स्टॉर्म वाटर का काम चल रहा है पिछले 8 महीने से, बरसात भी बीत गई, अंधेरी भी आ गई, क्या हुआ? पब्लिक झेल रही है, सबके रैंप टूट रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उसको कम से कम अपनी लाइन तो बिछाए, नहीं हो रहा था। पेड़ हैं, पेड़ों की अपनी हालत क्या है? देखिए सर, जब से बीजेपी सरकार यहाँ आई है उनकी पूरा काम अधूरा पड़ा हुआ है। बोलते हैं स्मार्ट सिटी बनाएंगे, लेकिन सब ढोंग है, खाली पेपर में बात करते हैं। अभी मैं न्यूज़ सुन रहा था हरियाणा न्यूज़ में कि वो जो चौटाला हैं बिजली मंत्री, और 24 घंटा बिजली हरियाणा को दे रहे हैं। हमारे सेक्टर 46 की बात करता हूँ, रोज़ दिन में 4 बार बिजली कट हो जाती है, 5-6 बार, और आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा कट हो जाती है सर। ये हो गया बिजली की समस्या है। रोड का समस्या तो हमारे प्रधान जी बता ही चुके हैं, गंद बुरी हालत है। गौशाला का भी बता ही चुके हैं कि जो पॉलिटिकल लोग खास हम नाम लेके बोलते हैं, दौलताबाद के आदमी जो है, जो एमएल है, वो आदमी यहाँ फ़ोन करके जातिवाद के गेम करके यहाँ पर उसको रोकवा रहा है। ये नहीं होनी चाहिए। एक इतनी बड़ी सेक्टर, इतनी सुंदर सेक्टर, काम करने में लगे हुए हैं, लेकिन ये गंद के वजह से गंदगी है मार्केट के बीच में, हटना चाहिए सर। अनलीगल जगह पर बना हुआ है, एक तो लीगल नहीं है, दूसरा रह गई। और आपको पानी की समस्या उतना खास प्रॉब्लम नहीं है पानी में, लेकिन लाइट और रोड एकदम बहुत बुरी हाल है सर, बहुत बुरी हाल है। पलवल जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले को टीबी मुक्त बनाने के लिए अथक प्रयास किया जा रहा है। उप सिविल सर्जन डॉक्टर रेखा ने बताया कि किसी भी व्यक्ति को अगर 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी या फिर जिनके घर में पहले से ही टीबी केस है तो वे सरकारी अस्पताल जाकर अपनी जांच करवा सकते हैं। उप सिविल सर्जन डॉक्टर रेखा ने बताया कि हरियाणा सरकार वर्ष 2025 तक प्रदेश को टीबी मुक्त करवाने के लिए प्रयासरत है। पलवल जिले में अभी तक 1200 टीबी के मरीज हैं, जिनमें से 70 टीबी के गंभीर केस हैं, जिनका उपचार सिविल अस्पताल में चल रहा है। जो परिवार नियोजन कार्यक्रम है वो सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिस पर कि हमारी सारी हेल्थ की सुविधाएं जो हम पेशेंट को दे रहे हैं वो सारी उसी पर डिपेंड करती है। और अब आप समझ सकते हैं कि हमारे देश की जनसंख्या ऑलरेडी 1.36 बिलियन है और 2026 में शायद हम चाइना को भी पार कर जाएंगे। और हमारा TFR रेट जो है 2.2, कहीं पर 2.3, ये थोड़ा ज़्यादा है। अब जिस दिन हम 2.1 पर अपने TFR रेट ले आएंगे, मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट, तो उस वक्त तब ये हमारा एक स्थिर हो जाएगी हमारी
तो जो हम ये पखवाड़ा पूरे साल में हम जो चलाते हैं पूरे महीने, पहला होता है हमारा दंपति संपर्क पखवाड़ा, जो कि हमारा 27 जून से लेकर 10 जुलाई तक होता है। उसके बाद 11 जुलाई से लेकर हमारा 24 जुलाई तक हमारा जो होता है वो स्थिर जनसंख्या स्थिर पखवाड़ा होता है। वैसे तो ये सुविधाएं हम पूरे साल देते हैं, लेकिन इस वक्त हम थोड़ा सा एक प्रोग्राम को ज़्यादा इंटेंसिव इसीलिए करते हैं कि लोगों में हम अवेयरनेस फैला सकें, और जो हमारी रिमोट में जनता है या जो कम पढ़ी लिखी है या जिन लोगों तक हम सुविधाएं हमें पहुंचानी है फैमिली प्लानिंग की और वो नहीं पहुंच पाती, जिसको कि हम अनमेट नीड कहते हैं, उन लोगों को हमें सचेत करके और उनको सुविधाएं हमें देनी है। तो उसमें हमारे पास सारी फैमिली प्लानिंग की सारी कमोडिटीज़ हैं, जिसमें कि गोलियां हैं हमारे पास, इंजेक्शन है हमारे पास, और परमानेंट मेथड भी है, और जिसमें कि नलबंदी और नसबंदी हैं। इसमें हमारे पास इंसेंटिव भी है। यदि कोई परमानेंट ऑपरेशन करवाता है तो उसको हम महिला को 1400 रुपये देते हैं, और यदि कोई कॉपर PPIUCD अगर तुरंत बाद डिलीवरी के लगवाते हैं तो उसमें हमारा 300 रुपये है जो बेनिफिशियरी है। और यदि कोई NSV करवाता है, यदि कोई पुरुष अपनी नसबंदी करवाता है तो उसमें 2000 रुपये इंसेंटिव है। तो और अगर कोई महिला तुरंत डिलीवरी के बाद अपना ऑपरेशन करवा लेती है बच्चे बंद करने का, तो उसको हम 2200 रुपये देते हैं। ये तो हमारे इंसेंटिव हैं जो कि हम बेनिफिशियरी जो कि पार्टिसिपेट करते हैं हमारे फैमिली प्लानिंग कम्युनिटी ऑप्ट करते हैं, उनको हम देते हैं। मैं दया कॉलोनी में रहता हूँ, तो मुझे पता चला, मैंने टेस्ट कराया यहाँ, एकदम कमज़ोर हो गया था मैं, शरीर एकदम पतला दुबला कमज़ोर। तो मैंने यहाँ बलगम टेस्ट कराया। जब मुझे पता चला कि मुझे TB है, तो मैं जनवरी से यहाँ से दवाई ले रहा हूँ। अब मैं ठीक हूँ, हष्ट हूँ, और हर महीने दवाई लेने यहाँ आता हूँ, और यहाँ से मुझे 500 रुपया महीना मेरे खाते में भी डलता है, और मैं ठीक। पूरे देश में एक तरफ जहां महंगाई ने हाहाकार मचाया है, वहीं पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दामों में गिरावट नहीं आ रही, तो वहीं आम आदमी पार्टी इन्हीं सब मुद्दों को लेकर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रही है। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आपने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करते हुए कहा कि बीजेपी अपने वादों पर खरी नहीं उतरी। आज भी देश में लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, तो वहीं महंगाई पर लगाम लगाने में भी बीजेपी नाकाम रही। इसी कड़ी में आज पूरे प्रदेश में 90 की 90 विधानसभाओं पर बीजेपी का अर्धनग्न होकर आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। फरीदाबाद में लगातार महंगाई और उसको लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं कि जो युवाओं को बेरोजगार नहीं मिल पा रहा, उनको लेकर विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ हम जानिए सर, विरोध प्रदर्शन चल रहा है, किसके लिए विरोध चल रहा है, क्या? आज हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे 90 विधानसभा में, समूचे हरियाणा में डॉक्टर सुशील गुप्ता जी के दिशा निर्देश पर कि जो देश में नौजवानों की हालत हो गई है। आज नौजवान पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी BBA, MBA और BTech इंजीनियर की डिग्री लेकर धक्के खा रहा है और उसको रोजगार नहीं है। इस सरकार ने एक वादा किया था कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे प्रति वर्ष, लेकिन ये सरकार 4 करोड़ नौकरी खा गई है। उसके विरोध में हम आज नौजवान अपराध के रास्ते पे चल चुका है। उसके लिए आम आदमी पार्टी के हर नौजवान साथी आज अर्धनग्न होकर ये प्रदर्शन करना चाहते हैं कि हम नौजवान साथियों को रोजगार दो, ताकि इनका घर परिवार सुचारू रूप से चल सके। इस गूंगी बहरी सरकार के कान और नाक खोलने के लिए आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता अर्धनग्न होकर आज सड़कों पर उतरा है और प्रदर्शन कर रहा है। फिर भी सरकार ने आपकी मांगों को नहीं माना, तो क्या रणनीति रहेगी? देखो, ये सरकार किसी मांग को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये सरकार ना तो अर्थव्यवस्था पे बात करती है, ना बेरोजगारी पे बात करती है, ना महंगाई पे बात करती है। डेली पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाती है, लोगों के घरों को लूटने का काम कर रही है। इन्होंने दूध के और सरसों के तेल पे भी रेट बढ़ा दिए। आज आम जनमानस को अपनी रसोई चलाना बड़ी मुश्किल हो गया है। लेकिन ये सरकार इस किसी चीज़ पे बात ना करके सिर्फ सारे दिन भर धर्म, मजहब और जात पात की राजनीति करके हम लोगों को उलझाकर हमारे से कोई भी एक भी बात नहीं पूछने देने का हक छीनना चाहती है। आप देखना चाहोगे कितना विकास इस देश में 7 साल में हो गया, कितने रोजगारों को रोजगार मिल गया। जो तेल 70-80 रुपये बिकता था, आज 225 रुपये किलो बिकता है। आम आदमी को अपनी रसोई चलाने में आज
परेशानी महसूस हो रही है। इसके लिए आम आदमी पार्टी पूरे हरियाणा के अंदर ये संघर्ष करना चाहती है। आज अर्धनग्न होकर हम ये संदेश देना चाहते हैं अपने सभी विधानसभा के मतदाताओं को कि ऐसी गंदी सरकार को आगे जब चुनाव आए तो इस बात को याद रखें किस तरीके से महंगाई में आज कोरोना में आम आदमी वैसे ही आज परेशान है। इन पे ना दवाई की व्यवस्था हुई, आपने देखा होगा, ना बेड ये उपलब्ध करा पाए, ना ये ऑक्सीजन दे पाए। इन्होंने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। और ये सरकार आज ये वादा करती है कि हमने विकास किया, हम लोगों के अकाउंटों में 15 लाख भेज देंगे, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। सिर्फ ये जुमलेबाजों की सरकार है। उसके विरोध में आम आदमी पार्टी आज मेन सराय बाजार के अंदर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करके क्या नाम है? बात कहना। मेरा नाम आकाश गुप्ता है। आकाश जी, आम लोगों पर महंगाई की काफी मार है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जगह जगह स्लोगन लगे थे और नारे लगे थे कि लूट बहना भ्रष्टाचार अब की बार मोदी सरकार। और मैं ये कहता हूँ अच्छे दिन आने वाले हैं कि भूखा है मजदूर यहाँ पर, थाली में नहीं निवाले हैं। मोदी जी जरा बता दो कब अच्छे दिन आने वाले हैं। लाशें बहती गंगा में, लाशें बहती गंगा में, लाशों को नहीं ठिकाने हैं। मोदी जी जरा बता दो कब अच्छे दिन आने वाले हैं। बहुत बढ़िया। कास्ट वेरिफिकेशन कार्य में तेजी लाने और इसी माह में कार्य को पूरा किए जाने को लेकर उपायुक्त अनीश यादव ने आदेश दिए। उपायुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं इसके लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इसलिए इस कार्य को गंभीरता से लें और किसी प्रकार की ढिलाई न बरती जाए। इस कार्य में लगे सभी पटवारी व्यक्तिगत रुचि लेकर कास्ट वेरिफिकेशन डाटा की डिजाइन करवाएं। उपायुक्त ने डबवाली उपमंडल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने एसडीएम कार्यालय, ई दिशा, ट्रेजरी, सामान्य अस्पताल आदि का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण से पहले उपायुक्त ने एसडीएम कार्यालय में तहसीलदार, बीडीपीओ व पटवारी के साथ बैठक भी की। बार एसोसिएशन की तरफ से भी हमारे पास ये सुझाव आया है, कुछ ऐसे खसरा नंबर है जहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रही है। इसमें कुछ टेक्निकल ग्लिच है। इसको हम जो उच्च अधिकारी है हमारे चंडीगढ़ में पंचकुला ऑफिस में जो रिलेवेंट हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो यूएलबी डिपार्टमेंट हो गया, चाहे वो एचएसवीपी डिपार्टमेंट हो गया, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया, सभी के साथ टेकअप करके इसको थोड़ा जल्दी से हम रिजोल्व कराने की कोशिश करेंगे। बताइए उसने बेसिकली एक ओरिएंटेशन मीटिंग थी सब डिवीजन हॉस्पिटल, हमारा जो दफ्तर है वहाँ पर हमने मीटिंग करी। हमारे जो पदाधिकारी हैं, एसडीएम साहब ने, तहसीलदार साहब ने, पटवारी गणों जो सरकार की जो हमारी जो स्कीम चल रही है, जैसे चाहे वो स्वामित्व स्कीम, इसके अलावा जो हमारे जो रूटीन के काम है, म्यूटेशन पेंडेंसी, रेवेन्यू कोर्ट केसेस, इसके बारे में चर्चा हुई और उसके मुताबिक हमने दिशा निर्देश दिए। बात से डिप्टी डायरेक्टर हमारे एनिमल्स बैठी है और एक अलग से आयोग बचे हुए हैं, उनके साथ हम टेकअप करते हैं। उनकी तरफ से कुछ ग्रांट्स आती हैं तो वो ग्रांट्स हम उपलब्ध करवाने की कोशिश। जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से जिले में जल शक्ति अभियान की शुरुआत की गई। उपायुक्त महावीर कौशिक ने अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि जल संरक्षण आज एक बड़ी जरूरत है। जल के दुरुपयोग को रोकना न केवल हर व्यक्ति का कर्तव्य है बल्कि नैतिक दायित्व भी है, क्योंकि जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि विश्व के बहुत ऐसे देश हैं जहां पेयजल का संकट बना हुआ है, एक एक बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। को विदित है, जल शक्ति अभियान है वो माननीय प्रधानमंत्री द्वारा मार्च के महीने में शुरू किया गया था और ये 30 नवंबर तक ये प्रोग्राम चलेगा। तो आज इस जल शक्ति अभियान को जन जन तक पहुँचाने के लिए, इसको एक जन आंदोलन का रूप देने के लिए ये जन सूचना विभाग और नगर परिषद फतेहाबाद द्वारा जितनी भी गाड़ियाँ हैं उन पे बैनर्स लगा के और जो रेडियो जिंगल्स के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लिए ये लगभग 20 गाड़ियाँ थी, उनको हमने झंडी दिखाकर जिला के विभिन्न भागों के लिए इनको हमने यहाँ से रवाना किया है। और इससे हमें उम्मीद है कि जो जन शक्ति अभियान है ये एक जन अभियान बनेगा, आम लोगों का अभियान बनेगा और सभी लोगों में ये जागरूकता आएगी कि जो पानी है जो हमें विरासत में मिला है उसको हमने संजो कर रखना है, उसको संरक्षण करना है ताकि उस जो विरासत में जो हमें पानी मिला वो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रख सकें ताकि उनको भी इसका लाभ हो। मैं आम जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि जल है वो बहुत बहुमूल्य है, जल है तो जीवन है। क्योंकि अभी जैसे बरसात नहीं हो रही है तो हमें पानी की कमी की महसूस हो रहा है
उसकी जो असली वैल्यू है वो हमें उसकी जानकारी मिल रही है। तो हमें जल को बचा के रखना है, उसको वेस्ट नहीं करना है, उसका संरक्षण करना है, उसका सदुपयोग करना है। होडल के हसनपुर चौक के समीप मौजूद HDFC बैंक में बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक आग लग गई। सुबह आने जाने वाले लोगों ने बैंक के अंदर से धुआं निकलते हुए देखा तो लोगों ने इसकी सूचना दमकल विभाग को दी। सूचना के बाद दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची और आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जैसे तैसे आग पर काबू पाया गया। सूचना के बाद बैंक के कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे और नुकसान के बारे में जांच करने में जुटे, लेकिन अभी यह पता नहीं चल सका कि आग किन कारणों से लगी है और कितना नुकसान हुआ है। में जो क्लियरिटी हुई है कि वो किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। सुबह में फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई है, तब से वो वर्क कर रही है। उन्होंने अराउंड 1.5 आवर वर्क किया है, देन उसके बाद आग पे काबू पाया गया है। अभी उसको चेकअप कर रहे हैं कि मेन कारण क्या है। तो सर कोई केस वगैरह तक तो आग नहीं पहुंची है? नहीं, सिर्फ एक केबिन में आ गया और ज़्यादा नुकसान नहीं है। रजिस्ट्रार जी, हमको 7:22 मैसेज मिला कि एजेंसी बैंक में आग लगी हुई है। तो हम अपनी टीम के साथ मौके पर यहाँ पे पहुँचे तो आग हमें लगी हुई और हमने आग को पूरी से बुझा दिया। तो बताया जा रहा है किस कारण से आग लगी थी, कोई बताया? शॉर्ट सर्किट से बताया। शॉर्ट सर्किट। फतेहाबाद के गोरखपुर परमाणु संयंत्र में ट्रैक्टर डंपर किराए पर लगाने के नाम पर अनेक लोगों के साथ धोखाधड़ी करने के मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए थाना भट्टूकला पुलिस ने एक युवक सोनू निवासी गुलेरी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को माननीय अदालत में पेश कर 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया था। रिमांड के दौरान उसकी निशानदेही पर पुलिस ने 5 डंपर, ट्रॉली और 2 ट्रैक्टर बरामद कर लिए हैं। भट्टू थाने में एक सज्जू राम ने एक एप्लीकेशन दी थी कि यहाँ पर कोई व्यक्ति उनसे ट्रैक्टर और डंपर, ये परमाणु जो संयंत्र है उसमें काम के लिए मिट्टी वगैरह डालने के लिए वो पर मंथ आपको पैसे मिलेंगे, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, ट्रैक्टर और कागजात समेत लेकर चले। कुछ टाइम पहले 1-1.5 महीने इसके उपरांत उन लोगों को पैसा नहीं आया अकाउंट में, पैसे नहीं मिले। इस बारे में छानबीन करी तो पता चला कि ट्रैक्टर वहाँ पर नहीं लगे हुए हैं और उनको धोखे से कोई लेके चलेगा, जिसके ऊपर थाने में उन्होंने शिकायत थी, जिस शिकायत के ऊपर मुकदमा नंबर 119 दर्ज हो चुका है 30/6/2021 को। दौरान तफ्तीश मुकदमा के अंदर आरोपी सोनू पुत्र सत्यवान निवासी ने इसको गिरफ्तार किया गया। दौरान गिरफ्तारी इसके पास से रिमांड 3 दिन का पुलिस हिरासत दिया गया, जिस दौरान में 2 ट्रैक्टर और इससे 5 डंपर बरामद हो चुके हैं और अभी अन्य आरोपियों की तफ्तीश बकाया है और गहनता से इसकी तफ्तीश जारी। सर, अन्य कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया? मामले में 3 आदमी का आया हुआ है, बाकी इन्वेस्टिगेशन में पता लगे कितने और आएंगे या कम होंगे। लगातार बढ़ती बेरोजगारी को लेकर आम आदमी पार्टी ने आज प्रदर्शन किया और सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया कि वर्तमान केंद्र और प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार देने का वादा कर सत्ता में आई, मगर अब अपने वादे से पीछे हट रही है। युवाओं को नौकरी देना तो दूर, अब उनसे रोजगार छीने जा रहे हैं। सरकार युवाओं को ना तो सरकारी नौकरी दे पा रही है और ना ही प्राइवेट कंपनियों में रोजगार मुहैया करवा पा रही है। पूरे हरियाणा के अंदर विधानसभा हलकों में और जिला हेडक्वार्टरों पे बेरोजगारी के खिलाफ ज्ञापन देने का हमारा प्रोग्राम प्रस्तावित था। उसी सिलसिले में हम यहाँ जिला हेडक्वार्टर पे पहुँचे और हमने बेरोजगारी के खिलाफ जो भाजपा सरकार ने सत्ता हथियाने के लिए हिंदुस्तान के युवाओं से रोजगार देने का वायदा किया था कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, वो महज एक जुमला बन के रह गया। हमने उस वायदे की भाजपा सरकार को याद दिलाई है और युवाओं की वकालत की है, युवाओं का पक्ष रखा है कि तुरंत प्रभाव से युवाओं के रोजगार का प्रबंध हिंदुस्तान और हरियाणा की सरकार करे। किसको दिया और किसके नाम ज्ञापन दिया आपने? हमने राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दिया है और उपायुक्त महोदय को देना था, लेकिन किसी कारणवश उपायुक्त महोदय थे नहीं। तहसीलदार साहब हमारे से मुखातिब हुए और उनको हमने अपना ज्ञापन सौंपा।
इसी के साथ हरियाणा की 10 बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वी न्यूज़।